चलो यार देखते हैं अपने पास यहाँ से, ये मैंने स्प्रिंग कट किया था ना, तो जस्ट बिफोर कट अगर बात करें, जस्ट बिफोर कट की का अगर एफबीडी बनाए हम लोग, फटाफट देखते हैं, फ्रिक्शन अपने को शुरू करना है। जस्ट बिफोर कट अगर देखें तो इस वाले का कितना होगा, तो नीचे से शुरू करते हैं। ये नीचे कितना होगा mg, ऊपर के डायरेक्शन में t, नीचे के डायरेक्शन में t, ये t इक्वल्स टू mg लग रहा होगा, ये t भी mg के बराबर, और ये 2 mg एक एडिशनल लगेगा, और स्प्रिंग फोर्स 3 mg के बराबर, हाँ कि ना, यही लगेगा यही लगेगा ना। अब एक बात देखो, जस्ट आफ्टर कट, अगर आफ्टर कट अगर बात करें, आफ्टर कट ऑफ कि कौन सा क्या कट कर रहे हैं, स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग कट करेंगे तो उस केस में क्या आएगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। हाँ S2 स्प्रिंग भी है, हाँ तो स्प्रिंग ही तो लगाएगा 3 mg भाई। ये S2 स्प्रिंग, ये पहला जो इसके जस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन का पार्ट मैंने कराया था, ये उसका एक पार्ट मैंने दिया था ये। चलो यहां से देखो, ये 3 mg जो होगा वो 0 हो जाएगा, बचेगा कितना नीचे इसके ऊपर। अच्छा स्प्रिंग ने स्ट्रिंग कट किया था मैंने, ये स्प्रिंग वाला तो करा दिया था मैंने, ये स्ट्रिंग वाला होमवर्क दिया था मैंने, है ना। स्ट्रिंग कट करोगे, ये स्ट्रिंग कट करोगे तो ये कितना बचेगा, तो ये mg 0, ये टेंशन तो 0 हो जाएगा काटने के बाद, नीचे क्या होगा mg, तो एक्सेलरेशन इसका कितना होगा g के बराबर। और एक बात देखो, इस पे ऊपर अभी भी 3 mg लग रहा होगा, नीचे 2 mg लगेगा, और टेंशन तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन कितना, तो 3 mg माइनस ऑफ 2 mg अपॉन किसके बराबर, तो 2m, यही आएगा। तो फाइनली ये कितना आएगा g/2 के बराबर, है ना। सभी का यही आंसर आया है, हाँ या ना, फटाफट बोलो, सभी का यही आंसर आया ना। ये जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने होमवर्क दिया था, एक तो और क्वेश्चन दिया था जिसमें 3 पार्ट थे, और एक ये क्वेश्चन दिया था मैंने, है ना। ये क्लियर है सभी को, फटाफट बोलो यार जल्दी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते यार, खत्म करना है ये चैप्टर जल्दी। अब एक बात देखो, एक चीज यहाँ समझ लो कि स्प्रिंग को जो कट नहीं करते हैं उसमें टेंशन इसीलिए चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो इस स्प्रिंग को हमने कट नहीं किया, तो टेंशन क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि एक बात देखो, जब भी अगर स्प्रिंग में टेंशन चेंज होने के लिए इस ब्लॉक को कुछ मूव करना पड़ेगा, या तो ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे, हाँ या ना, ये बताओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। तो अब एक बात सोचो, जस्ट आफ्टर कट जो रहता है वो ब्लॉक का पोजीशन चेंज नहीं होता है, उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, लेकिन उसमें पोजीशन उसका चेंज नहीं होता, और पोजीशन अगर चेंज नहीं होता है तो ना ही ये वाला स्प्रिंग जिसको कट नहीं करते हैं वो ना ही वो एलोंगेट होती है, नीदर फर्दर एलोंगेशन होता है, और ना ही फर्दर एलोंगेशन होता है, और ना ही कंप्रेशन होता है। इसीलिए स्प्रिंग वाले केस में क्या होता है, टेंशन चेंज नहीं होता है जिसको आप कट नहीं करते हो। स्ट्रिंग जो होता है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो अपनी वैल्यू खुद से एडजस्ट कर लेता है, कर सकता है, इसीलिए स्प्रिंग, ये स्ट्रिंग का टेंशन जो होता है वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर यहाँ तक वैल्यू, फटाफट बोलो क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलो अब एक और सवाल दिया था, उसका आंसर एक एक करके मैच करते जाना, फटाफट करते हैं, फ्रिक्शन फिर स्टार्ट करेंगे। चलो यार, एक इसके बाद हमने क्या दिया था, एक क्वेश्चन और दिया था मैंने कि यहाँ पे ऊपर स्प्रिंग था, ये m मास था, यहां स्ट्रिंग, यहां m मास, और यहां पे भी एक स्प्रिंग था, ये भी m मास, हाँ यही सवाल था, हाँ या ना, फटाफट बोलो जल्दी से, क्या सवाल यही था, एक तीन दो स्प्रिंग एक स्ट्रिंग सबका मास m, नहीं बीच में 2m था, चलो कोई दिक्कत नहीं, बीच में 2m, अब तो सवाल यही था, हाँ है ना, बीच में 2m था भाई, अब तो सवाल सही है यार, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जस्ट बिफोर कट का, पहले हमने क्या बोला था, इसको मैंने दिया था S1, इसको S2, इसको S3, यही दे दिया था नाम। तो S1 कट किया, S2 कट किया, S3 कट किया, तो पहले सवाल हम लोग करते हैं जब S1 कट किया अपन ने, ठीक है। S1 कट किया तो देखो, पहले तो जस्ट कट करने के पहले का FBD बना देते हैं, जस्ट बिफोर कट अगर हम FBD बनाए, जस्ट बिफोर कट अगर FBD बनाए तो क्या क्या होगा, तो देखो यार, ये वाला m मास
नीचे लगेगा इसके ऊपर स्मॉल mg, ये स्प्रिंग इस पे mg ऊपर लगाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद ये 2m मास का जो ब्लॉक होगा वो कितना 2mg नीचे लगेगा, ठीक है। 2mg इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये स्प्रिंग इस पे नीचे फोर्स लगाएगा mg, और इस पे टेंशन T कितना 3mg के बराबर। फिर फाइनली ये जो m मास आएगा इसके ऊपर एक नीचे 3mg लगेगा, उसके बाद एक mg लगेगा, और ऊपर के डायरेक्शन में 4mg। क्या क्लियर है ये चीज? सभी का सही है इतना? ये तो सभी का सही होना ही चाहिए, हाँ या ना? ये तो सभी का क्लियर होगा यार। अब पहला केस देखते हैं, जब S1 कट किया अपन ने, S1 जो है वो कट कर दिया अपन ने। S1 कट करोगे, अब एक बात सोचो यार, ये स्प्रिंग में फोर्स चेंज नहीं होगा, इस वाले स्प्रिंग में फोर्स चेंज नहीं होगा। चलो यार अच्छी बात है। तो यहाँ पे नीचे वाले पे, इस पे नीचे के डायरेक्शन में mg लगेगा और ऊपर mg ही लगता रहेगा। तो इसका एक्सेलरेशन मान लो a, इस ब्लॉक को a मान लेते हैं, इसको b, इसको c, यानी एक्सेलरेशन ऑफ c 0, हाँ कि ना? एक्सेलरेशन ऑफ c 0। अरे यस और नो भाई, फटाफट बोलते जाओ यार, रिस्पॉन्ड करोगे समझ आता जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ c 0। चलो इस पे अगर बात करें, ठीक है, अब ये दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब हमें ये पता है कि इसका जो है वो टेंशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यार, यहां से हम बात करें तो ये m मास का ब्लॉक है, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये भी एक 2m मास का ब्लॉक है। इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग वाला लगेगा। स्प्रिंग वाला कितना लगेगा? तो mg के बराबर। यहां से एक 2mg लगेगा और इस पे एक mg लगेगा, ठीक है। ये मान लो a एक्सिलरेशन से जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, हाँ या ना? ये वाला पूरा a एक्सिलरेशन से जा रहे हैं, ठीक है। ये a एक्सिलरेशन से जा रहा है, तो चलो यार इसके लिए इक्वेशन लिखो। क्या लिखेंगे? और मान लो टेंशन कितना T, इसके ऊपर टेंशन T, ठीक है। चलो इसका इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेंगे? mg प्लस टी इक्वल्स टू m इंटू ए के बराबर, इक्वेशन 1। इसके लिए 2mg प्लस mg 3mg माइनस टी इक्वल्स टू 2m इंटू ए के बराबर, इक्वेशन 2। क्या ये समझ आया सभी को, हाँ कि ना? 3mg माइनस टी इक्वल्स टू 2ma, 3mg माइनस टी इक्वल्स टू 2ma। क्या ये क्लियर, हाँ कि ना? फटाफट बोलो यार जल्दी से। अब एक बार देखो, इसको ऐड कर दे तो कितना 4mg इक्वल्स टू 3ma के बराबर, यानी a इक्वल्स टू 4g/3। और टेंशन की वैल्यू निकालनी हो तो इसमें पुट कर दो इस वाले इक्वेशन से, तो mg प्लस टी इक्वल्स टू 4mg/3 के बराबर। तो यहां से t की वैल्यू 4mg/3 माइनस mg, यानी किसके बराबर? mg/3 के बराबर। क्या ये समझ आया सभी को? क्लियर? कितने लोगों का सही है ये बताओ भाई, कितने लोगों का सही है ये वाला पार्ट, जब हमने ऊपर वाले को कट किया? कितने लोगों का सही है फटाफट बोलो, कितने लोगों का सही है? बस एक जन का? यार ऐसा मत करो यार, आफ्टर कट रिपीट कर दो। आफ्टर कट एक बार देखो, जब S1 को कट किया हमने, तो मैं बोल रहा हूं स्प्रिंग वाला फोर्स सडनली चेंज नहीं होता है। क्यों? जिसको कट नहीं किया, क्योंकि इसको इसमें फोर्स चेंज होने के लिए ब्लॉक को मूव करना पड़ेगा, और सडनली ब्लॉक मूव नहीं करता है। हाँ उसमें फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन सडनली मूव नहीं करता है। तो नीचे mg लगेगा, ऊपर वाला mg, तो इसका एक्सेलरेशन 0, ठीक है। हाँ बोलो क्या डाउट है कविर? यहां से देखो, अब ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे तो नीचे t ऊपर t, 2mg mg, और यहाँ पे mg, इसका एक्सेलरेशन दोनों का a। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, mg प्लस टी इक्वल्स टू ma, इसका 3mg माइनस टी इक्वल्स टू 2ma। सॉल्व करके a और t निकाल लिया। हाँ बिल्कुल, दोनों का सेम, क्योंकि ये अपने पास कांस्टेंट चीज, ठीक, ये अपने पास एम ब्लॉक का एफबीडी रिपीट कर दें। एम ब्लॉक कौन सा? तो देखो यार, इसके ऊपर टेंशन टी लगेगा नीचे,
ठीक है, हमें नहीं पता कितना टेंशन लगेगा, इसका नीचे mg, इसके ऊपर t, इसका इसके कारण mg लगेगा और 2mg, यही लगाया मैंने। तो यहां से इसका इक्वेशन क्या बनेगा, t प्लस एम जी इक्वल टू एम ए, 2mg प्लस mg माइनस t इक्वल टू 2ma। क्लियर, हाँ या ना? ठीक है, अब इसके बाद देखो यार, स्ट्रिंग को जब कट किया था अपन ने, जब मान लो S2 कट कर दिया अपन ने, S2 अगर कट कर दिया, पहले यार S3 वाला देख लेते हैं, ठीक है। S2 अगर कट करोगे तो देखो यार, S2 कट करोगे, सेकेंड पार्ट S2 इज कट, अगर S2 को कट करोगे तो देखो क्या क्या आएगा, ऊपर की तरफ कितना 4mg, वो चेंज होगा नहीं, नीचे mg, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए किसके बराबर, ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि ये t जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो 4mg माइनस mg, 3mg अपॉन कितना m के बराबर, कितना आ जाएगा 3g, ये कितना, उसके बाद 2m की बात करो तो नीचे कितना 2mg, टेंशन ऊपर 0 हो जाएगा, ये नीचे एक mg स्प्रिंग फोर्स लगता रहेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ b कितना 3mg अपॉन 2m के बराबर, यानी 3g/2। इस वाले का ऊपर mg नीचे भी mg, तो अभी भी एक्सेलरेशन ऑफ c 0। कितने लोगों का सही है? स्ट्रिंग को कट किया, S2 को जब कट किया तो बस टेंशन 0 होगा, ये 0 ये 0 कर दो, काम खत्म, बाकी सारे फोर्सेज एज इट इज रहेंगे। क्लियर? अरे हाँ है ना? जब इसको कट करोगे तो क्या होगा कि बस ये टेंशन और ये टेंशन 0 हो जाएगा, उसके अलावा बाकी सारे फोर्सेज सेम, ऊपर 4mg लगा, नीचे mg, ये निकाल लिया, ये वाला 0 हो जाएगा, ये दोनों फोर्स लगा, वहां से एक्सेलरेशन निकाल लिया, इस पे ये दोनों सेम रहेगा, तो बस यहाँ से एक्सेलरेशन। क्या समझ आया सभी को? फटाफट हाँ या ना बोलो, क्या क्लियर हुआ ये चीज? क्या ये क्लियर हुआ? अब एक बात देखो यार, काफी कम लोगों का रिस्पॉन्स आया, तो मैं बोल रहा हूं कि आप इसका जो कट होगा ना वो आप खुद से ट्राई करके आना, कल मैं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये लास्ट वाला जो पार्ट है वो इसको कट करने पे इसको कट करने पे वो जो पार्ट है आप दोनों का पूरा एक साथ यहाँ पे ये सॉल्व करो, या फिर मैं आज ही सॉल्व कर दूं, आज ही देख ले क्या? चलो एक बात देखो, आज ही देख ही लेते हैं, कल देखें? चलो ये वाला पार्ट वाला जो है ना, इसको कट करने वाला पार्ट, वो हम लोग कल देख लेते हैं, ठीक है। आप कल अब ट्राई करके आना एक बार, और थोड़ा और कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया, ठीक है। इस पे कुछ नहीं, इसका देख लेना, मैं हिंट क्या दूं मतलब, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ है ना? अब आगे फ्रिक्शन शुरू करें, आगे फ्रिक्शन शुरू करें अब। लो सबका मास m m, चलो इसका 2m ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो S1, ये S2, ये S3, सबको एक एक बार काट पीट कर लेना अपना, ठीक है, हो जाएगा। अब टेस्ट में आज तक का आएगा क्या? हाँ टेस्ट में NLM पूरा ही आएगा, टेस्ट में आपका NLM एक काम करो, कांस्टेंट मोशन तक आ जाएगा, ठीक है। या NLM भी कर ही लेते हैं ना पूरा, स्प्रिंग फोर्स वगैरह वाला, तो ये इतना पार्ट छोड़ने का क्या मतलब रहेगा, इतना ही पार्ट तो है यार, बाकी कांस्टेंट मोशन तक यार डिस्कस हो ही जाएगा सैटरडे को, कांस्टेंट मोशन वैसे भी थोड़ा डिस्कस हो ही चुका है, ठीक है। अच्छा स्प्रिंग अगली बार दे देंगे, चलो ठीक है, स्प्रिंग वाला पार्ट आप लोग मतलब थोड़ा डिस्कस कम ही हो पाएगा, तो स्प्रिंग वाला पार्ट रहने देते हैं, स्प्रिंग पार्ट से पहले तक आएगा, ठीक है। कांस्टेंट मोशन देखो डिस्कस हो जाएगा आपका, इस बार शुरू हो ही चुका है, ठीक है। तो कांस्टेंट मोशन तक पूरा आएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है कांस्टेंट मोशन तक पूरा ही आएगा, ठीक है। चलो ये सवाल देख लेना अपना, आगे कल सॉल्व कर लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ये चीज ध्यान रखो स्टार्टिंग में, बिल्कुल ये पता है, ये वाला जो चैप्टर है ना अपना, ये सवाल लिख लिया सभी ने, ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहता है, अगर आप नहीं समझोगे तब,
मतलब दिक्कत कहाँ पे आएगी, डायरेक्शन में, कि यार पता नहीं कौन से डायरेक्शन। पहले तो बहुत सब चीज आसान लगेगा, धीरे धीरे लगेगा यार कुछ नहीं आता। तो ये तब लगेगा जब आप ढंग से नहीं सीखोगे। अगर आप ढंग से अगर नहीं सीख रहे हो, ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूं, अगर वैसा नहीं सोच रहे हो, तो फिर आप जाकर के लास्ट में कंफ्यूज हो जाओगे। मैं पहले ही आपको प्रिकॉशन के तौर पे बता दे रहा हूं कि देखो आपको ये चीज हमेशा ढंग से सोच के रखना है कि जो चीज अगर नहीं समझ में आए तो वो तो पूछ ही लेना है भाई उसी दिन, ठीक है। और सारा एक एक कॉन्सेप्ट ढंग से सीखना है अपने को, ठीक है। तो फिर डायरेक्शन में मतलब फ्रिक्शन बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो यार, फ्रिक्शन का नाम सुने हो? पहले एक बात बताओ यार, फ्रिक्शन का नाम सबने सुना है पहले? कब, 11th में आने के बाद सुने हो कि पहले भी सुने थे कि हाँ ऐसा कुछ होता भी है? 7th में ही सुन लिया था तुमने? बस तुमको तो फिर पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है भाई। 6 साल, 4 साल में तो तुमने कितना कुछ पढ़ लिया होगा फ्रिक्शन के बारे में। चलो यार बात करते हैं। जैसे एक बात देखो यार, ये फ्रिक्शन लगता कहाँ है? एक है तो एक तरह का फोर्स है यार, ये तो पता ही होगा सभी को, ठीक है। नाम सुना था बस। अच्छा, 7वीं क्लास से नाम सुने जा रहे हो, मतलब ये तो दाऊद इब्राहिम से ज्यादा फेमस है तुम्हारे जीवन में, है ना। चलो यार देखो यार, फ्रिक्शन जो है ना, ये हमें पता है एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है। कहाँ कहाँ पे, जैसे मान लो इसको बेसिक अगर हम लोग बात करें कि कहाँ कहाँ पे हमारा इसका यूज होता है। हर बार नेग्लेक्ट हो जाता था, अच्छा ये आज के बाद नहीं नेग्लेक्ट होगा बेटा, टेंशन ना लो। फ्रिक्शन जो है आज के बाद कभी नेग्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी तक तो नेग्लेक्ट हो रहा था, लेकिन अब नेग्लेक्ट नहीं होगा। सुनो यार जरा ध्यान से। जैसे हम लोग जनरल, पहले एक तो हमारा कंफ्यूजन ये रहता है, जैसे मान लो एक बार सोचो यार, जैसे जमीन पे आपने एक बॉल को थ्रो कर दिया, ऐसे मान लो बिल्कुल आराम से जमीन पे लेट करके 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दी आपने एक बॉल को, क्या ये जीवन भर चलता रहेगा या रुक जाता है? क्या ये जीवन भर चलता ही रहता है या थोड़ी देर बाद रुक जाता है? रुक जाता है। किस कारण से रुकता है? आखिर हमने तो फोर्स नहीं लगाया, हमने तो बॉल को वेलोसिटी दे करके छोड़ दी। फिर कोई, किसके कारण रुकता है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण। किसके कारण? फ्रिक्शन फोर्स के कारण, ठीक है। ओके। अच्छा एक बात बताओ, यानी फ्रिक्शन क्या करेगा, हमेशा मोशन को अपोज करना चाहता है क्या? मतलब एक बात सोचो, ये इधर बेचारा आराम से अपना मूव कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद रुक जाता है, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्यों रुक जाता है? क्योंकि फ्रिक्शन इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्योंकि न्यूटन के ने अपना फर्स्ट लॉ में ही बताया था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो तब तक चेंज नहीं करता जब तक फोर्स ना लगे। अब ये 10 से जाते जाते ये रुक जा रहा है, इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ एक फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। ये फोर्स हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ यार ये फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसीलिए रुक जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या, ऐसा आप लोग कुछ लोग सोच लेते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा मोशन को अपोज ही करता है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज ही करता है। क्या ऐसा सही है या गलत है? ये सोचना, जरा ये बताओ, क्या ये सोचना सही है या गलत है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है? तो सपोर्ट कब करता है, जरा एक एग्जांपल बताओगे? किसी ने बोला है गलत है, तो सपोर्ट कब करेगा? अच्छा गलत ही है। हाँ, मैं कब ये सपोर्ट करेगा फिर? मतलब अपोज नहीं करता है तो सपोर्ट कब करेगा? एक बात देखो, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो कभी ऐसा आपके जीवन में आया होगा कि आप एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा रख के ऐसे इस पे फोर्स लगा रहे हो, साथ में ये डब्बा भी मूव कर रहा है, ये डब्बा भी मूव कर रहा है, ऐसा देखा है कभी आपने? ये कभी आपने ऐसा देखा है? एक ब्लॉक, जैसे मान लो मैं इसके ऊपर, जैसे ऐसा देखो, जरा यहां से देखो, मैं इसके ऊपर, जैसे सपोज यहां से देखो, ये एक बुक है, इसके ऊपर मैंने ये मार्कर रखा है, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, और इसके साथ साथ मार्कर भी मूव कर रहा है। तो इसको कौन मूव करा रहा होगा? एक बात तो ये सबसे पहला जो ये जो रहता है हमारा ये जो गलत सोच यही रहता है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। यही सबसे ये गलत कॉन्सेप्ट है, और इसी कारण से हमारा डायरेक्शन अलग हमेशा गलत लग जाता है। आपको ये कॉन्सेप्ट अभी से ही निकाल देना है कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा मोशन को अपोज करता है। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आज भूल जाना। आप जितनी जल्दी भूल जाओगे उतनी ही जल्दी आप फ्रिक्शन सीख पाओगे। ध्यान रखना, फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, इस चीज को आज से आपको भूल जाना है, क्योंकि भूल जाओगे तभी सीख पाओगे।
भूल गए? क्या भूल गए कबीर? एक बात बताओ, क्या भूल गए? कबीर क्या भूल गए? कि अपोज करता है। जब भूल ही गए तो याद कैसे रहता है? याद कैसे है भाई? चलो देखो यार, इधर फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को हमेशा। ये चीज को हमें, ये आज से ये हमेशा ये जो होता है ये कॉन्सेप्ट हमें भूल जाना है। देखो अभी ये चीज यहां से देखो कि यार तुम फोर्स इस पे लगा रहे हो, ये इसके साथ मूव कर रहा है, तुम इस पे थोड़ी फोर्स लगा रहे हो। जादुई शक्ति थोड़ी है कि ये लो हाथ घुसा करके हमारा जो फोर्स लगा रहे हैं उसका पावर इस पे भी लग रहा है। ऐसा होता है क्या कि मैं इस ब्लॉक पे फोर्स लगाऊं और इसका पावर इसके ऊपर भी लगे? ऐसी ऐसा एकदम दिव्य शक्ति टाइप निकल के इसको भी मूव करा दे? ऐसा तो कुछ होता नहीं है। मैं अगर इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो फोर्स वो इसी पे लगेगा, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो इसको कौन मूव कराएगा? इसको फ्रिक्शन मूव कराएगा। अब एक बात सोचो, यहाँ पे फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट कर रहा है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अरे हाँ है ना? अगर मान लो एक बात सोचो ऐसे, अगर बहुत स्लिपरी सरफेस रहता है, एकदम बिल्कुल स्मूथ सरफेस, अगर इसके ऊपर मैं एक ऐसा छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दूं और इस पे फोर्स लगाऊं, ये आगे स्लाइड कर जाएगा, ये यही का यही गिर जाएगा। ऐसा भी होता है कि नहीं? हाँ है ना? हाँ है ना? तो ये देखो फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे तो ये मूव ही नहीं हुआ। लेकिन अगर रफ सरफेस रहता है, रफ सरफेस है तो ये मूव कर रहा है। तो इसको मूव कौन करा रहा है? फ्रिक्शन। कौन मूव करा रहा है? फ्रिक्शन मूव करा रहा है। ठीक है? तो फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि मोशन को अपोज ही करता है या मोशन को सपोर्ट ही करता है। वो क्या, उसका काम क्या है, वो चाहता क्या है एक्चुअली, ठीक है, कि वो हमेशा दो सरफेस के बीच का जो रिलेटिव स्लिपिंग जो है ना वो रोकना चाहता है। ध्यान से सुनो इस चीज को, ठीक है? इसके बारे में अभी आएंगे, फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है, क्यों लगता है, ठीक है? वो सब चीजें अभी देखेंगे। बस थोड़ा सा फ्रिक्शन होता क्या है ये पता तो होना चाहिए, ठीक है? एक लाइन बस बोल देते हैं एक तरह का फोर्स होता है तो वो थोड़ा मजा नहीं आता, थोड़ा फील आना चाहिए अपने को कि आखिर है क्या, ये कहाँ पे लगता है। तो देखो यार, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, ठीक है, मैं क्या बता रहा था भुला दिया तुम लोगों ने। ये अपोज मोशन सपोर्ट, हाँ देखो, वो फ्रिक्शन ये चाहता है कि वो हमेशा दो लोगों को एक साथ रखना चाहता है। समझो इस चीज को, फ्रिक्शन क्या चाहता है कि हमेशा दो लोग एक साथ रहे, ठीक है? जो उस दोनों लोगों को अलग करना चाहता है वो उस चीज को अपोज करता है। अगर आप उन दोनों चीजों को अलग करना चाहते हो तो वो कोशिश करता है पहले कि एक साथ मूव करा दे या एक साथ रख पाए, और अगर नहीं रख पाता है तो वो उस चीज को अपोज करता है। तो ये फ्रिक्शन जो होता है हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज होती है कि जैसे मान लो हमेशा क्या था, वो फ्रिक्शन यही चाहेगा कि ये ब्लॉक साथ में रहे। वो चाहता है कि ये बॉल और ये सरफेस दोनों साथ में रहे। क्या समझ आया? जब आप यहां से देखो, मैं ये बोल रहा हूं फ्रिक्शन क्या चाहता है हमेशा कि दो लोग हमेशा एक साथ रहें। वो दोनों को एक दूसरे से अलग होने नहीं देना चाहता है। अगर आप अलग करने की कोशिश करते हो तो वो चाहता है कि उन दोनों लोगों को एक साथ रख पाए। उसके लिए जो करना पड़े वो कर लेता है। फिर भी अगर साथ नहीं रख पाता है तो फिर उस चीज को अपोज कर देता है। क्या समझ आया ये चीज? यही कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखिए तो क्या चाहते लिखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो क्या चाहता है? अपोजेज रिलेटिव मोशन, अपोजेज relative motion between two surfaces, opposes relative motion between two surfaces, दो सरफेस के बीच का जो रिलेटिव मोशन होता है वो उस चीज को अपोज करता है। ये हमेशा यही चाहता है कि दो लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। समझ आया ये चीज? पहले ये बताओ, ये इस कॉन्सेप्ट की बजाय आपका जो सही कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि फ्रिक्शन हमेशा दो लोगों को साथ रखना चाहता है। अगर वो साथ रखने के लिए जो भी करना हो करता है, अगर नहीं रख पाया तो उस चीज का अपोज करता है। ठीक है? जैसे मान लो, सोचो जरा यहाँ पे, जैसे आपने क्या किया मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये यहाँ पे पीछे क्यों लगता है, यहाँ पे आगे क्यों? जैसे देखो ये बॉल हुआ, ये चाहता है कि ये बॉल का ये सरफेस और ये जमीन दोनों एक साथ रहे। फ्रिक्शन यही चाहेगा कि ये बॉल का निचला सरफेस और ये जमीन दोनों एक साथ रहे। लेकिन बॉल बोलता है मैं तो रहने वाला हूं नहीं, मैं नहीं रहूंगा, मैं तो आगे भागूंगा। तो वो क्या करेगा? उस चीज का अपोज करेगा कि नहीं भाई, तो फिर मैं तो साथ नहीं रहूंगा तुम्हारे, मैं तो अपोज करूंगा। समझ आया ये चीज? इसीलिए ये किधर लगता है? पीछे की तरफ। किधर लगता है? पीछे के डायरेक्शन।
अब एक बात देखो, इस वाले एग्जाम्पल में मान लो ये ब्लॉक पे हमने फोर्स लगा के मूव कराना शुरू किया, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, अब ये तो मूव कर जाएगा। फ्रिक्शन बोल रहा है यार ये दोनों बेचारे अभी तक साथ थे, अब ये अलग हो रहे हैं, तो एक काम करता हूं, मैं भी इसको मूव करा देता हूं, मैं भी इसको मूव करा देता हूं। तो ये बोलेगा कि चलो यार मैं इसको अगर मूव कराऊंगा तो उसके लिए मुझे आगे लगना पड़ेगा, और आगे लग के मैं इसको मूव करा देता हूं और इस पे पीछे की तरफ लग जाता हूं। समझ आया? ये अभी आगे इसमें बहुत डिटेल में आएंगे अपन, लेकिन थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है, और हम लोग को कौन सा गलत कॉन्सेप्ट पाल के बैठे हुए रहते हैं, उसके बारे में कितनी बड़ी गलत फहमी लेकर के बैठे हुए रहते हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी को यही चीज याद है कि फ्रिक्शन अपोजिट मोशन। देखो यार वो उतना बुरा इंसान नहीं है, वो ये चाहता है कि दो लोग साथ रहे। सोचो, हाँ दोनों पे लगेगा, टीचर ने यही बताया था कोई दिक्कत नहीं, तो आज से ये मानना है अपने को, ठीक है? वो इसलिए मैंने बोला था कि आप भूल जाओ वो चीज, ठीक है? कि फ्रिक्शन देखो यार ये चाहता था कि दोनों साथ में रहे, इसीलिए जब आपने इधर मूव कराया ना, ये बोला कि नहीं यार मैं, तुम टेंशन ना लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, ये मैं तुम्हें मूव कराऊंगा, तो ये मूव कराएगा, फिर ये इस पे पीछे लगेगा। अब सोचो यार एक और चीज होता है इसमें, एक और चीज होता है यहाँ पे आगे चल के। अब इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि इस पे आगे बहुत आगे निकल जाए, तो उस समय की सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। तो फ्रिक्शन के बारे में एक जो हमारा गलत कॉन्सेप्ट था वो आज हमने सुधार लिया। कौन सा? कि फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट रिलेटिव मोशन। क्या हो गया? बॉल तो ग्रेविटी की वजह से ग्राउंड के साथ ही रहना चाहेगा, वो तो यार उसको नीचे खींचना चाहता है। अगर ग्रेविटी का बस चले तो वो उसको अपने कोर पे ले जाए, वो कोर पे ले जाना चाहता है। ग्रेविटी तो नीचे लगता है, ग्रेविटी तो ये चाहता है कि तुम आ जाओ सब मेरे कोर पे, नीचे ही आ जाओ एकदम, हम तो इधर वेलोसिटी दे करके मूव करा रहे हैं, ठीक है? अब एक बात समझते हैं, अब ये चीज हमारा एक कॉन्सेप्ट जो इन जनरल होता है गलत होता है वो हमने सुधार लिया। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग कि फ्रिक्शन आखिर कैसे लगता है, ठीक है? क्या इसका कारण होता है, पहले के लोग क्या सोचते थे, अब क्या सही है, तो वो सब चीजें थोड़ा सोचते हैं, ठीक है? थोड़ा स्टार्टिंग का है, थोड़ा ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें याद रखनी, अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि यही सब जो है ना वो आगे का जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। तो देखो यार ये फ्रिक्शन जो रहेगा, जब भी मान लो अगर कोई भी दो सरफेस जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है, तो आपको अभी तक एनएलएम में बताया गया था कि एक तरह का फोर्स लगता है कि जब भी दो ब्लॉक या दो सरफेस एक दूसरे कांटेक्ट में होते हैं तो एक फोर्स लगता है। लेकिन हमें एक नहीं, अब ये जो होता है वो दोनों सरफेस दो डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, एक सरफेस के परपेंडिकुलर और दूसरा सरफेस के अलोंग, ठीक है? ध्यान से सुनो कि जब भी दो सरफेस एक दूसरे कांटेक्ट में रहते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे दो डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, एक सरफेस के परपेंडिकुलर और दूसरा सरफेस के अलोंग। अब आगे पीछे अभी अपने को टेंशन नहीं लेना, पूरे फ्रिक्शन में ये डायरेक्शन के बारे में ही सोचेंगे अपन, डायरेक्शन ही बहुत उसी में, वही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अपन इस तरह से पढ़ेंगे कि पूरी क्लैरिटी रहेगी। तो देखो यार ऊपर नॉर्मल, यहाँ कोई एक सरफेस लग रहा है, तो ये जो सरफेस के अलोंग जो फोर्स लगता है, जो कांटेक्ट सरफेस के अलोंग, एक परपेंडिकुलर दूसरा कांटेक्ट सरफेस के अलोंग, तो ये हमारा कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। ये हमारा क्या कहलाता है? फ्रिक्शन। और ये हमारा क्या कहलाता है? नॉर्मल। और ध्यान रखो कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट कांटेक्ट फोर्स। अब आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कांटेक्ट फोर्स बताओ, तो ध्यान रखना कि नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, यानी R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना? एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। क्या ये समझ आया? सर बॉडी तो मूविंग नहीं है, फिर फ्रिक्शन? मैं बता रहा हूं कि मैंने बोला लगा सकता है, लगाता है ये नहीं बोला था मैंने बोला लगा सकते हैं वो लोग। अब वो लगाएंगे कब लगाएंगे? तो वो जब मूव करेगा तभी लगेगा, ऐसे चुपचाप रखा हुआ रहेगा तो नहीं लगेगा। मैंने बोला वो लगा सकते हैं, दोनों सरफेस जब जो दो सरफेस अगर कांटेक्ट में होंगे तो वो लगा सकते हैं, हमेशा लगाएंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है? वो कब लगेगा अभी आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ ये चीज? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्या हुआ? कांटेक्ट सरफेस तो नॉर्मल नहीं बेटा, ये गलत, कौन ये नहीं होता है, कांटेक्ट सरफेस जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता है।
नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है, मतलब परपेंडिकुलर और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो होता है, ठीक है, फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। हाँ कांटेक्ट फोर्स की ही बात कर रहा हूं बेटा मैं। कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है, इसीलिए तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स में बता रहा हूं कि आपका जो भी मिसकंसेप्शन है वो सारा क्लियर हो जाए, जो भी कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा गलत है वो सुधरता जाए, इसीलिए इसीलिए एक एक पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ सारा। ये क्लियर हुआ। कांटेक्ट फोर्स, जो कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ, वैसे फोर्स जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के लग रहा हो, यही होगा ना। तो यार एक बात बताओ, फ्रिक्शन भी तो वही वाला होता है, जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते तभी लगता है, जब ये नॉर्मल लगता है कब लगता है, जब कांटेक्ट फोर्स होता है तभी कांटेक्ट होता है तभी लगता है, तो दोनों ही हुए ना। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो हमारा कांटेक्ट सरफेस होता है। तो क्या लिखते हैं फ्रिक्शन के बारे में, व्हेन टू सरफेसेज आर इन कांटेक्ट, व्हेन टू सरफेसेज आर in contact with each other, with each other, then they can exert, ये इसीलिए मैंने बोला they can exert force in two direction, दो डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं। एक कौन सा, पहला परपेंडिकुलर टू सरफेस, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉर्मल, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, अलोंग द सरफेस। सेकेंड हमारा कौन सा होता है, अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस, ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन। क्या ये चीज क्लियर सभी को, हाँ कि ना। एक हमारा परपेंडिकुलर टू सरफेस, एक अलोंग द सरफेस। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना। कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होंगे, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं सर आगे या पीछे, अरे भाई डायरेक्शन के बारे में अभी चक्कर में नहीं पढ़ना है बेटा अपने को, मैं ये वही बोल रहा हूं। अभी तो फ्रिक्शन होता क्या है, क्या उसका कारण होता है वो समझते हैं। डायरेक्शन के बारे में अभी पढ़ोगे फिर समझ ही नहीं आएगा कुछ। डायरेक्शन अभी सोचना ही नहीं है कि यार कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, हमें अभी बस ये समझना है कि सरफेस के अलोंग एक फोर्स लगता है बस, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, बात खत्म। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन जो है, वो फ्रिक्शन किस कारण से लगता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन जो है किस कारण से लगता है वो देखते हैं, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो यार दो तरह का व्यू है इसके लिए, मतलब एक पुराने पहले जो व्यू था, ठीक है, ओल्ड व्यू की बात करेंगे अपन, दूसरा, ठीक है, जो एक मॉडर्न व्यू, जो मतलब अब हम लोग में मानते हैं, तो वो समझते हैं। ओल्ड व्यू में क्या है कि जैसे देखो यार, मान लो हमें ये लग रहा है कि एक सरफेस ये रहा, इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये बिल्कुल स्मूथ लग रहा है हमें दिखता है, क्या वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखे तो क्या बिल्कुल स्मूथ दिखेगा, होगा क्या, हाँ या ना। या कुछ इस तरीके की ऐसी, इस तरीके का वो जो रहता है ग्रुप बना हुआ रहेगा, एक बात बताओ क्या ऐसा ग्रुप बना हुआ रहेगा क्या, हाँ या ना, ये बताओ। ऐसा बना हुआ है, रफनेस तो होगी थोड़ी बहुत यार, बिल्कुल स्मूथ तो बिल्कुल कंप्लीट स्मूथ तो होगा नहीं। तो होता क्या है कि जैसे ही आप इस सरफेस के ऊपर रखते हो ना, तो ये सरफेस भी थोड़ा रफ होगा ऐसे, तो इसके बीच में, इनके बीच में क्या होता है, ऐसे इंटरलॉक, पहले पहले जो माना जाता था उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये सरफेस है हमारा, ये हमारा क्या है, सरफेस, और ये हमारा क्या है, ब्लॉक। अब जरा सोचो यहाँ पे, जैसे ही मान लो आपने रखा इस ब्लॉक को इसके ऊपर, तो होता क्या है कि इनके बीच में एक इंटरलॉकिंग बन जाती है, ऐसी लॉकिंग बन जाती है, ठीक है, ऐसा लॉकिंग हो जाता है, ऐसे दोनों लॉक हो जाते हैं, इसका ग्रुप इसके ग्रुप से लॉक हो जाता है। अब अगर आप इसको मूव कराना चाहोगे इसके ऊपर फोर्स लगा के, तो आपको इंटरलॉकिंग ब्रेक करना पड़ेगा, हाँ कि ना, आपको इंटरलॉकिंग ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक करोगे तो वो इस चीज का अपोज करते हैं, और इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है इधर, और इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ। क्या ये समझ आया, ये पहले यही माना जाता था। वीडियो ब्लर हो गया क्या, ये बताना जरा। नहीं हुआ है बादल बेटा, आपने फिर से देखो यार नेट कनेक्शन। हाँ फोर्स भी ज्यादा लगता है वो तो अभी देखेंगे अपन। मैं बोल रहा हूँ कि देखो जैसे ही इंटरलॉकिंग, पहले यही माना जाता था
कि फ्रिक्शन फोर्स जो है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, तो हम लोग यही मानते थे कि जो दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं वो क्या होंगे, रफ होंगे, और रफ होने के कारण क्या होगा, उनके बीच में इंटरलॉकिंग्स बन जाएगी ऐसे ग्रुप्स के बीच में। और हमें अगर इसको मूव कराना है तो क्या करना पड़ेगा, इनकी इंटरलॉकिंग्स को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब इंटरलॉकिंग को ब्रेक करेंगे भाई, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ज्यादा फोर्स लगेगा, थोड़ा ये मतलब ये अपोज करेगा, और यही अपोजिंग फोर्स जो होता है उसको हमने क्या नाम दिया था, फ्रिक्शन फोर्स। ये यहाँ पे एक इंटरलॉकिंग फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, इंटरलॉकिंग। क्या ये चीज समझ आ गया, ये चीज इंटरलॉकिंग फॉर्म्स। और जब भी आप फोर्स लगाओगे इस इंटरलॉकिंग्स को ब्रेक करना होगा, और तभी जा करके एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये हमारा पहले का सोचना था। हाँ भाई, लिखना क्यों नहीं है भाई, जो भी चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे थोड़ी मतलब मजाक के लिए थोड़ी लिखता हूँ मैं, सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। चलो अब एक बात देखो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न व्यू क्या था वो हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। मॉडर्न व्यू क्या है, मतलब अब नया जो हम लोग जो व्यू है वो हम लोग क्या देखे, हम लोग मॉडर्न व्यू, तो वो हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो देखो यार, यहां से हम बात करें सेकंड हमारा मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में हमने क्या बोला ये चीज कि ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये हमने माना है, ठीक है। अब एक बात देखो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें, जैसे मान लो दो सरफेस अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये यहाँ पे एक सरफेस है, मतलब ब्लॉक का ही अपर सरफेस मान रहा हूं, यहाँ पे एक ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। जरा देखना यहाँ पे, अब यार इन इसके भी कुछ एटम्स रहेंगे, इसके भी एटम्स रहेंगे, हाँ कि ना, दोनों के एटम्स होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। चलो यार यहां से देखो, ये मान लो एक एटम, ये ऐसा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। यहां पे भी देखो, ये एक ऐसा, एक इस तरह का, इसके सारे एटम से ये ऐसे आएंगे, ठीक है भाई। अब एक बात सोचो जरा कि इसके अंदर क्या होगा, ये न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे रहेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके बाहर जो रहता है इस एटम के अगर देखे कोई भी एटम, तो ये हमारा न्यूक्लियस रहेगा, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, यही होता है सारे एटम में, तो यही होता है ना भाई, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो डेंसली ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेंगे। सोचो कि मान लो 10 प्रोटॉन है किसी के अंदर, तो वो 10 प्रोटॉन यहीं पे हैं इतने में, और मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ 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 चारों तरफ है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा, प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की, डेंसिटी किसकी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, प्रोटॉन की, न्यूक्लियस ज्यादा डेंस होगा। तो ये क्या करेगा, जरा यहां से देखो कि इसका जो प्रोटॉन होगा, ठीक है, ये जो प्रोटॉन होगा, ये जो प्रोटॉन या ये प्रोटॉन मानो, तो इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उस पे एक इधर के डायरेक्शन में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, हाँ या ना। ये न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन्स पे इधर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये न्यूक्लियस इस पे इधर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स, ये न्यूक्लियस इस पे इधर, ये न्यूक्लियस पे इधर, इस पे इधर की तरफ, ऐसा ही बनेगा, हाँ है ना। ये सारा फोर्स किस पे है, ये सारा फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक के पे है। अब एक सवाल ये उठता है, सर ये प्रोटॉन क्यों नहीं लगाएंगे, तो इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की जो शिल्डिंग बनी रहती है, इतना ज्यादा शिल्डिंग होता है कि वो इफेक्ट उतना इफेक्टिवली या वो फोर्स उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर है, इस पे अट्रैक्टिव लगेगा। अब इस फोर्स का एक दो कंपोनेंट, एक इधर एक नीचे की तरफ, हाँ या ना, इसके ऊपर जो फोर्स लगा, इसके दो कंपोनेंट, सारे के सारे एटम के बीच जो फोर्स लग रहा है उसके दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ, और यही जो कंपोनेंट होता है यही हमारा क्या कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स। क्या ये समझ आया हाँ या ना, ये बताओ भाई। एक बात देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो
ये मैंने बोला कि अब जैसे हमने क्या सोचा कि यार वो इंटरलॉकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो, उसकी बजाय अब हमने एक दूसरा तरीका निकाला, दूसरा सोच निकाला कि हमने ये माना कि अब फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच का जो फोर्सेज रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स, उसके कारण ये डेवलप होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो पॉजिटिव, ये सारे एटम्स किसके थे? ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है हमने, उसका सबसे ये नीचे वाला एटम है। ये जो ये एक नीचे एक ब्लॉक है, इसके सारे एटम्स हैं। मैं ये बोल रहा हूं ये पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर जो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, सब पे इधर फोर्स लगाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स पे वो एक इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इस पे इधर की तरफ, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर। हाँ है ना? अरे भाई ये बताओ भाई, ये ऐसा फोर्स लगेगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स पे तो अट्रैक्टिव फोर्स ही लगाएगा। अरे हाँ कि ना? ये बताओ। तो अब एक बात देखो, ये नेट, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये सबका एक कंपोनेंट इधर आएगा, सबका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आता जाएगा, और सबका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आता जाएगा, तो सब ऐड होकर के क्या होंगे? यही सारे ऐड होकर के हमें कौन सा फोर्स लगाएंगे? फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि एक बात सोचो, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, जैसे ही आप ब्रेक, ऐसे ही इधर की तरफ फोर्स लगाओगे, तो आपको ये जो सारे कंपोनेंट हैं उसके बराबर या उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ या ना? आप जैसे ही इस ब्लॉक पे फोर्स लगा के मूव कराना चाहोगे, ये जो फोर्स का इधर कंपोनेंट है उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी मूव कर पाएगा। और यही जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। नीचे वाले पे, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन अपर, हाँ लगेगा ना? ये जो मॉडर्न व्यू है वो हम लोग मानते हैं। यहां से देखो, यहां से देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो हमारा है, ये जो न्यूक्लियस है, एक मिनट, क्या पूछा है तुमने? कि नीचे वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर भी, हाँ बिल्कुल, यहां से देखो, ये तो हमारा ये हो गया। अब एक बात देखो, हाँ एक मिनट बेटा रुक जाओ, ये इधर की तरफ लगा, इसका एक कंपोनेंट इधर, ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर के डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर के डायरेक्शन में लगा। ठीक है। लेकिन अब एक बात सोचो कि ये जो आएगा, यहां से अगर बात करेंगे, तो जब अगर ये सारे न्यूक्लियस की हम बात करें, ये सारे न्यूक्लियस की बात करेंगे, ये सारे न्यूक्लियस, तो ये पॉजिटिव, और ये इस पे इधर के डायरेक्शन में लगा, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर की तरफ, तो ये सारा क्या होगा? इन सब पे इधर की तरफ लगेगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर, तो इस वाले पे फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, इस वाले फ्रिक्शन इधर की तरफ। क्या अब क्लियर हुआ ये चीज? इस वाले पे जब इसका सारा कंपोनेंट इधर आएगा, इस पे फ्रिक्शन इधर, और इस वाले पे, नीचे वाले पे इधर लगेगा, तो इस पे इधर की तरफ। क्या ये चीज क्लियर हुआ? चलो अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कौन सा, ये हमारा कौन सा था? मॉडर्न व्यू। ये हमने माना क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जो है इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन कौन सी बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो है, जैसे मान लो अगर सपोज ये हमने देखा, ये वाला जो ब्लॉक देखा, या सरफेस के ऊपर अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो देखो यार एक बात ऐसे समझते हैं जरा, कि मान लो एक बार ये इसके ऊपर, ये कोई भी एक एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर 10 न्यूटन का अगर एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जब इसके ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं लगा रखा है, तो एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। 10 न्यूटन का फोर्स लगाने से ये ब्लॉक मान लो मूव करने लगा। 5 न्यूटन का लगा रहे हैं, ठीक है, 5 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है। ठीक है। अब एक बात सोचो, अगर आप इसके ऊपर ऐसे फोर्स ऊपर से प्रेस करने लगो, मान लो, जैसे अब ऐसा सोचो कि ये पहले ये जो मार्कर है इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर अब प्रेस करना शुरू कर दिया। अब आपको मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए या कम फोर्स चाहिए? अब अगर मान लो जब ये कोई फोर्स नहीं लग रहा था तो कितने पे मूव कर रहा था? 10 न्यूटन पे। ठीक है। अब अगर मान लो मैंने इसके ऊपर अगर फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो अब बताओ ये 10 से ज्यादा पे मूव करेगा या 10 पे ही मूव करेगा?
10 पे ही मूव करेगा, हाँ है ना। किस पे मूव करेगा? 10 पे भी, सॉरी 10 से ज्यादा पे मूव करेगा। यानी एक बात सोचो, आपने ऊपर से एक फोर्स लगा करके कौन सी चीज इंक्रीज कर दी है ऐसा कि अब ज्यादा फोर्स मूव कर लगाने की जरूरत पड़ी है मूव कराने के लिए। अगर आपने ऊपर से उसको प्रेस करना शुरू कर दिया है तो कौन सा चीज चेंज कर दिया, कौन सा फोर्स ज्यादा कर दिया है जिस कारण से अब ये इसको मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत है। नॉर्मल ज्यादा किया अपन ने भाई, एक बात देखो भाई, वो तो होगा फ्रिक्शन ही, लेकिन मैं अगर इसके ऊपर प्रेस करूं तो ये प्रेस कर रहा हूं तो बेसिकली क्या मैं ज्यादा कर रहा हूं? नॉर्मल, हाँ कि ना। अगर एम मास का कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक बात सोचो कि मान लो एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है तो पहले आप क्या बोलोगे? एम जी ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल। आपने एक एफ फोर्स इधर लगा दिया तो पहले एन इक्वल्स टू एम जी होगा, लेकिन अब एन इक्वल्स टू एफ प्लस एम जी के बराबर होगा, हाँ है ना। पहले एन इक्वल्स टू एम जी हो रहा होगा, हाँ अरे वो तो मैं बता ही रहा हूं अभी, मतलब मैंने इंक्रीज क्या कर दिया? नॉर्मल। यानी नॉर्मल बढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ रहा होगा, तभी तो यार मुझे अब इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, हाँ कि ना, ये बताओ। अब इस डायरेक्शन में मैंने नॉर्मल चेंज किया तो मैंने देखा कि यार फ्रिक्शन भी ज्यादा हो रहा होगा, तभी तो ये 10 से ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, हाँ कि ना, ये बताओ। जितना ज्यादा फोर्स से आप प्रेस करोगे उतना ही ज्यादा फोर्स आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। यानी नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स मोर इन स्मूथ सर्फेस। देखो यार बहुत ज्यादा अगर हम लोग एक बात देखें कि बहुत ज्यादा एकदम स्मूथ जो हो जाता है उस केस में थोड़ी वो चिपक जाते हैं, बहुत ज्यादा सरफेस वहां पे, उस केस में एक अलग थोड़ा सा फोर्स लग जाता है, ज्यादा फोर्स लग जाता है। लेकिन नॉर्मली जैसे जैसे थोड़ा स्मूथ होता जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा कम होता जाता है, ठीक है। अब एक बात देखो, जैसे मान लो ये हमने ज्यादा फोर्स जैसे ही इस डायरेक्शन में लगाया, वैसे ही ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है और इस कारण से हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। यानी फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होगा, हाँ या ना, ये बताओ। जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ होगा, यानी अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, इसके ऊपर मैं कोई भी फोर्स लगा रहा हूं, इसके ऊपर इधर फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू एन के बराबर होगा, हाँ कि ना, ये बताओ। फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू एन। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो यहां से एक आता है कोएफिशिएंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है? म्यू। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? म्यू, ठीक है। ये हम लोग क्या पढ़ते हैं? म्यू। और ये जो रहता है ये हमारा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, म्यू इनटू एन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू जो होता है वो हमारा, म्यू क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? तो एक बात देखो, अगर मान लो मैंने इस ब्लॉक को, इसी एम मास के ब्लॉक को थोड़ा सा, एक तो हमने देख लिया कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल पे। दूसरा, अगर मान लो एम मास को मैंने थोड़ा सा स्मूथ सरफेस पे रखा और एक बार थोड़ा सा रफ सरफेस पे रखा, किस में कम फोर्स लगाना पड़ेगा? स्मूथ में या रफ में? किस वाले केस में मूव कराने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा? किस वाले केस में? स्मूथ वाले केस में कम फोर्स। यानी स्मूथ वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? यहाँ पे कम फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? कम। इस वाले में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा, ठीक है। यानी हमें ये क्या बताएगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, यानी इसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा इसमें कम, वो नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है। किस पे? नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ सरफेस जो होता है वही हमारा डिपेंडेंसी को हम किससे क्या हमें बताता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो सरफेस का नेचर होता है उसके बारे में हमें किससे पता चलता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, ठीक है। किससे पता चलता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू। म्यू जो होता है, म्यू इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? तो कैपिटल एफ अपॉन एन, या कैपिटल एफ नहीं, स्मॉल एफ जो फ्रिक्शन अपॉन एन। ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, यहां से क्या हो जाएगा? म्यू जो होगा
वो यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस। म्यू जो होता है वो क्या होगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। क्या इतनी बात पहले क्लियर हुई सभी को, हाँ या ना? म्यू जो होगा वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई सभी को, हाँ कि ना? चलो अभी एक बात देखो, इस म्यू की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। म्यू की वैल्यू जो होती है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। लेकिन ठीक है, सिलिकॉन रबर, ठीक है, सिलिकॉन रबर या फिर ये एक्राइलिक रबर के लिए जो होता है म्यू जो होता है वो ग्रेटर देन 1 भी होता है। इन दोनों के लिए म्यू जो होता है अपने पास, सिलिकॉन रबर और ये म्यू जो होता है वो ग्रेटर देन 1 भी होता है। लेकिन ध्यान रखना, हमें जो यूज करना है, हमें जो वैल्यू लेना है वो कौन सा कैसी वैल्यू से डील करना है, तो म्यू लेस देन 1 वाली वैल्यू से। क्लियर ये चीज? फ्रिक्शन यहाँ पे हमने देखा एफ प्रोपोर्शनल टू एन, एफ किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल पे, दूसरा नेचर ऑफ सरफेस पे। नेचर ऑफ सरफेस पे जो डिपेंडेंसी होती है उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इसके बाद म्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, लेकिन इसके लिए म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, जनरली हमें इस पे नहीं देखना है ये चीज कि हाँ इस वाले के लिए हमारा कोई कैलकुलेशन अभी नहीं देखना है। दिया होगा क्वेश्चन में, आपको कोई भी वैल्यू जो है म्यू की कोई वैल्यू याद नहीं रखनी है, ध्यान रखना, म्यू की कोई भी वैल्यू जो है वो आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना? अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि जैसे मान लो एक एक्चुअल में क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं। जैसे ठीक है, जैसे मान लो हमने एक ब्लॉक को किसी सरफेस पे रखा, उसके बाद फोर्स लगाना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो देखते हैं, कौन कौन सा फ्रिक्शन लगता है। एक तरह से हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करने वाले हैं, एक तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। चलो यहां से देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में देखो। जैसे मान लो एक्चुअल में होता क्या है पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम लोग वहां से थोड़ा टाइप्स आएगा अपने पास। ठीक है, ये जैसे मान लो ये एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ रहता है। ठीक है, होता क्या है एक्चुअल में थोड़ा सा समझते हैं अपन। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक इधर इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाया, मान लो कोई एफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, एफ फोर्स लगा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे ही मान लो अपने पास फोर्स की वैल्यू अगर कम ज्यादा करते जाते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है वो देखते हैं। जैसे मान लो पहले 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ब्लॉक नहीं मूव किया। ठीक है, मान लो ये एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का लगाया, ये ब्लॉक मूव नहीं किया। फिर थोड़ा सा मैंने बढ़ाया, चलो भाई 10 न्यूटन का लगाते हैं, 10 न्यूटन लगाया, फिर भी मूव नहीं किया। फिर यहां से 12 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, उस समय भी देखते हैं कि यहाँ पे मूव नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं 12.1 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा ये मूव करना शुरू हो जाता है। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, हाँ कि ना, ये बताओ। एक्चुअल में अगर देखा जाए, जब भी अगर कोई भी ब्लॉक अगर रेस्ट पे रखा हुआ है तो आप इसके ऊपर जब फोर्स लगाते हो तो यही चीजें होती है, हाँ या ना? अब एक बात देखो यार, इस केस में जो होता है, जैसे मान लो अगर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये ब्लॉक अगर मूव नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं मूव कर रहा होगा, ये जरा सोचो। कोई ना कोई एक फोर्स इधर लग रहा होगा। एक बात सोचो, मैंने 5 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फिर भी ये ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, यानी इसके ऊपर अगर देखे इसका एक्सेलरेशन 0, यानी एफ नेट जो होगा वो भी किसके बराबर, 0 के बराबर, हाँ या ना? पहले ये बताओ भाई, ब्लॉक का मास भी ज्यादा हो सकता है, हाँ ब्लॉक का मास ज्यादा होगा, लेकिन एक बात सोचो बेटा, ऐसा नहीं कि मास ज्यादा होगा तो मैं 5 न्यूटन लगाऊंगा तो मूव नहीं करेगा। ये यही सब होता है कि बचपन से हम लोग कुछ कुछ गलत फहमियां पाल के बैठे हुए रहते हैं, ये सब थोड़े थोड़े दूर करते जाना है अपने को, ध्यान रखना। यहां से अगर मान लो मैं बोलूं कि यार मास ज्यादा है, ठीक है, मास ज्यादा है, तो अगर उसके ऊपर भी आप 5 न्यूटन भी लगाओगे तो यार देखो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, 100 kg का ब्लॉक ले लो, अब इससे ज्यादा और कितना ले लो,
तो उस केस में एक्सेलरेशन आना चाहिए ना 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मान लो मैंने 1000 केजी का मास ले लिया तो 5/1000 केजी ले लो भाई, एक्सेलरेशन आना चाहिए, भले बहुत कम आए लेकिन आना चाहिए, हाँ कि ना ये बताओ यार। न्यूटन सेकंड लॉ तो वैलिड तो है ना, ऐसा तो नहीं हम लोग हाइपोथेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ऐसा तो है नहीं। जो हम पढ़ते हैं वो सही में होता भी है, यही खासियत है आपके फिजिक्स की भी। तो अब एक बार सोचो यार, अगर मान लो बहुत बड़ा मास हुआ तो भी क्या 5 न्यूटन लगाएंगे तो एक्सेलरेट तो होगा भाई। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगना चाहिए। वहां से भले बहुत कम एक्सेलरेशन से जाए, ये एक्सेलरेशन से जाए, लेकिन जाएगा, ये एक्सेलरेशन से जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये अगर मूव नहीं कर रहा है तो ये क्या बताएगा कि एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो क्या एफ नेट भी 0, हाँ कि ना भाई बोलो जल्दी यार। अगर मैंने 5 न्यूटन लगाया फिर भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, यानी एफ नेट 0 है। और मैं सोचूंगा यार मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, एफ नेट 0 कैसे हो सकता है? तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि जब पीछे के डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन लग रहा हो, हाँ कि ना, तभी पॉसिबल है ये चीज। भाई मैं लगा रहा हूँ 5 न्यूटन, वो भी अगर कहीं ना कहीं से तो लगे यार, या तो पीछे से आदमी लगा रहा है कोई, या फिर कोई और दूसरा कोई एजेंट लगा रहा है। अब पीछे से तो कोई आदमी मैंने देखा नहीं कि है लगा, तो कौन लगाएगा? सरफेस। और वो कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा? फ्रिक्शन। हाँ फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन कितना? 5। अभी देखते जाओ भाई, अभी बिल्कुल थोड़ा धीरे धीरे फील आएगा, कैसे लगेगा, क्या डायरेक्शन होगा, सब धीरे धीरे क्लियर होगा। एकदम से मैं सारी चीजें बता दूंगा, सब भूल जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। डायरेक्शन कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन में जा करके पहले बहुत समझ आते रहता है, ठीक है, बाद में धीरे धीरे पता चलता है यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सारा सवाल ही गलत होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बिल्कुल आराम आराम से ढंग से जो कॉन्सेप्ट सीखे एकदम वही होना चाहिए, वही सीखे कि हाँ यार ऐसा होता है, और यही हम सवाल में भी यूज करेंगे। तो देखो यार 5 न्यूटन लगाया मैंने, चलो यार भाई, तो मैं बोलूंगा कि हाँ यार अब फ्रिक्शन 5 न्यूटन होगा। मैं इस केस में क्या बोलूंगा? फ्रिक्शन 5 न्यूटन, हाँ कि ना, ये बताओ। जब 10 न्यूटन लगाया उस केस में भी हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन 0 यानी एफ नेट 0, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू अभी भी 10 न्यूटन होगी। और अगर मान लो मैं 12 लगा रहा हूं तो उस समय भी 12 न्यूटन होगी फ्रिक्शन, तभी ये पॉसिबल है कि तीनों केस में ब्लॉक मूव ही नहीं किया हो, हाँ है ना। 1 2 3 तीनों केस समझ आया सभी को। लेकिन जैसे ही 12 न्यूटन लगाया, सॉरी 12.1 न्यूटन लगाया मैंने, ये एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो गया, यानी फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल्स टू 12.1 न्यूटन। ठीक है, अब एक बात देखो यार, दो कैसे होता है यहाँ पे, जब ब्लॉक अगर रखा हुआ रहता है फिर वो कैसे मूव करता है, कैसे अलग अलग फ्रिक्शन लगना शुरू होता है, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो होता क्या है कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाया हमने, तो अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होता है, किसके रेस्पेक्ट में, ये चीज देख लो भाई, ये जिस सरफेस पे रखा हुआ रहता है उसके रेस्पेक्ट में अगर ये मूव नहीं कर रहा होता है, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। दो तरह का फ्रिक्शन होता है, ठीक है, दोनों वही दोनों फोर्स फ्रिक्शन हम लोग बात करेंगे, यही दोनों के बारे में पढ़ना भी है। एक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन। एक हमारा स्टैटिक और दूसरा कौन सा? काइनेटिक। चलो यहां से देखो, जब ये मूव नहीं कर रहा था तो वो समय जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा? स्टैटिक। कौन सा? स्टैटिक। जब ये यहां भी मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक, यहां भी मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक। अब एक बात देखो, जब आप 12 न्यूटन का लगा रहे होगे तो ऐसा हो चुका रहेगा, जैसे एक बात समझो, जब मूव करने से पहले है ना, धीरे धीरे आप अगर फोर्स बढ़ाते जाओ तो होता कैसा है कि एक समय आता है कि जब ऐसा लगता है कि अब इसके बाद ब्लॉक मूव कर ही जाएगा, हाँ है ना। ये चीज थोड़ा फील किए हो क्या? जैसे मान लो कोई ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मैं धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं, एक समय मूव करने से जस्ट पहले ऐसा लगता है कि हाँ यार अब ये मूव जस्ट मूव करने ही वाला है, ऐसा होता है कि नहीं, हाँ है ना। देखो जो भी चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं ना, वही पूरी सारी चीजें एक्चुअल में होती भी हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीज होता है अपने, ठीक है। तो जस्ट जो मूव करने वाला जो कंडीशन रहता है ना, यानी अबाउट टू मूव जो रहता है, वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रहती है। उस समय मूव करता नहीं है वो, लेकिन वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रहती है। और उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं?
लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक ही एग्जांपल में मैंने सारी चीजें समझा दी है बेटा, ध्यान से देखो। इसको क्या बोला मैंने? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या ये समझ आया स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? कहां से कहां तक ये दोनों अपने पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर हुआ हाँ या ना? अब इसके बाद देखो, जैसे ही आपने बोला कि सर 12.1 में लगा रहा हूं, ये मूव करना शुरू कर रहा है, यानी उस समय क्या होने लगी? स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग होने लगी। ठीक है, स्लिपिंग होने लगी। एक बार सोचो, ये जो ब्लॉक है ये 3 केस में मूव नहीं कर रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रही, कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पे स्लिपिंग होने लगी दोनों सरफेस के बीच में, कौन सा? अब जो फ्रिक्शन लगता है उस समय कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या ये समझ आया? ठीक है, अब क्या होगा? पहले स्टैटिक लग रहा था, अब कौन सा? काइनेटिक। क्लियर हाँ या ना? दो तरह का फ्रिक्शन, एक स्टैटिक दूसरा काइनेटिक। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग, जब वो स्लिपिंग होने लगेगी तो कौन सा? काइनेटिक। दोनों तरह का फ्रिक्शन। क्लियर सभी को? जब स्लीपिंग होगी, ध्यान रखना मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जब स्लीपिंग स्टार्ट होगी, स्लीपिंग बिटवीन सरफेस, स्लीपिंग बिटवीन सरफेस अगर स्टार्ट होगा तभी। जरा एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा मैं एक सवाल पे पूछ रहा हूँ, ठीक है? स्टैटिक काइनेटिक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दे ही दिया है, तो चलो पूछ ही लेते। चलो मान लो ये अपने पास ये एक प्लैंक रखा हुआ है, ये रेस्ट पे है, यहाँ पे एक कॉइन को मैंने ऐसे थ्रो कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड से, ये रेस्ट पे। स्टैटिक की काइनेटिक? फटाफट बोलते जाओ, स्टैटिक या काइनेटिक? एस और के लिखते जाना अपने को। स्टैटिक या काइनेटिक? बोलो यार, यार तुम लोग है ना मुंडी फोड़ देंगे, ध्यान रखो यार। यार एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? ये प्लैंक इस पे रेस्ट पे, ये रेस्ट पे है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये कौन से एंगल्स? सवाल सुनो पहले ध्यान से, सवाल पहले ध्यान से सुनो। ये प्लैंक ये जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है? प्लैंक जानते हो? प्लैंक जानते हो पहले? ये प्लैंक जमीन पे रखा हुआ है, रेस्ट पे है, मैंने एक कॉइन को ऐसे थ्रो कर दिया, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक या काइनेटिक? कौन सा फ्रिक्शन? स्लिपिंग होगी ना भाई। बादल कुमार, तुम बुद्धि कहीं छोड़ के आए हो। हाँ देखो यार, दोनों पे सब सेम ही टाइप का नेचर लगेगा, सेम ही फोर्स लगेगा। कैसा होगा? काइनेटिक होगा ना यार, स्लिपिंग हो रही है, मैंने यही बताया, स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेज काइनेटिक, स्लिपिंग नहीं होगी स्टैटिक लगेगा। ठीक है भाई?